जैसा कि अपन कुछ भी नया टॉपिक या कुछ भी नई चीज़ सीखने से पहले उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो सी का भी जान लेते हैं इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री क्या है सी की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिस्ट्री सी की क्या है कि सी कहाँ पे डेवलप हुई है। सी यूएसए की एक एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी है, वहाँ पे डेवलप हुई है 1972 में। और इसको जिसने डेवलप करा उसका नाम है डेनिस रिची। प्रोनाउंसिएशन तो कुछ भी करो। और उसको सी प्रोग्रामिंग का फादर कहा जाता है, डेनिस रिची को। आप उसकी इमेज भी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। और सी लैंग्वेज डेवलप करने का कारण क्या है? सी लैंग्वेज इसलिए डेवलप करी गई है, सी लैंग्वेज को मेन तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए डेवलप करी गई है जिसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स जो है सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है। और जो पुरानी लैंग्वेज की उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज डेवलप की गई है। जैसे पुरानी लैंग्वेज के एग्जांपल है बी, BC, C++। इनके आपको जानने की जरूरत नहीं है कि क्या है इन लैंग्वेज में, बस थ्योरी पार्ट है तो देख लो बस इसको एक बार। तो सी लैंग्वेज अपन यूज क्यों करते हैं? कुछ खासियत होगी तभी यूज करते हैं, तो वो सब चीजें खासियत देखते हैं अपन, फीचर्स देखते हैं अब सी के क्या क्या है। तो सी का फर्स्ट फीचर है ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि अपन प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपन बना सकते हैं। जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज हो, अपन उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो अपन को सिंपल लगती है, एक साथ तो वो बहुत बड़ी लगेगी लेकिन छोटे छोटे पार्ट में सिंपल लगेगी। तो ये सी प्रोग्रामिंग का फीचर है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरा फीचर है मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में कोई सी प्रोग्राम बनाया, उसको मैंने किसी भी दोस्त को या तुम्हें शेयर करा, तो तुम भी अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसे रन कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, बस कंपाइलर होना चाहिए। तो इससे लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट हो गई और पोर्टेबल हो गई। और एक और फीचर है फास्ट एंड एफिशिएंट। तो सी फास्ट एंड एफिशिएंट लैंग्वेज है, ये भी फीचर है। फास्ट एंड एफिशिएंट क्यों है सी लैंग्वेज? क्योंकि ये अपन को बिल्ट इन ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। और साथ के साथ इसके अंदर लाइब्रेरीज है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जिससे अपन को अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन के कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर इनबिल्ट ही है। इससे अपन अपना प्रोग्राम छोटा बना सकते हैं और फास्ट और एफिशिएंट बन जाता है इससे अपना प्रोग्राम। और नेक्स्ट फीचर है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज एग्जांपल, जैसे अपन ने लिखा कार स्मॉल लेटर में CAR, और एक तरफ लिखा अपन ने कैपिटल लेटर में कार CAR। दोनों के अल्फाबेट्स तो सेम ही है लेकिन एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल स्मॉल लेटर है। तो जो सी लैंग्वेज है वो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगी। दोनों उसके लिए अलग अलग वर्ड होंगे सी लैंग्वेज के लिए। तो इसका मतलब ये अपर केस और लोअर केस को अलग अलग ट्रीट करती है सी लैंग्वेज, ये भी एक इसका फीचर है। और एक फीचर है ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट करती है। मतलब कि अपन रन टाइम में किसी भी चीज को अपन मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। अपन को बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता कि किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो उस टाइम में ये फीचर काम आता है। ये अच्छा फीचर है सी का। और सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मैं बता दूं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन से ज़्यादा क्लोज होती है और मशीन से दूर होती है। इसका मतलब है ह्यूमन रीडेबल होती है हाई लेवल लैंग्वेज, अपन आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को अपन आसानी से रीड नहीं कर सकते, मशीन आसानी से उसको पढ़ सकती है। तो ये सब फीचर्स है सी के, जिस वजह से अपन इस सी का यूज करते हैं अभी तक। तो अब अपन एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सी प्रोग्राम का। अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे अपन डेव C++ में। ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी एक न्यू फाइल पहले से बनी हुई है, नहीं बनी हो तो यहाँ से न्यू सोर्स फाइल बना लेना। ठीक है। अब जैसे ये गए, इसके अंदर अपन उसको सेव कर लो पहले। अच्छा, कुछ लिखना पड़ता है, उसको टाइप कर दो, फिर सेव मारना उसको। जब सेव करोगे तो ये पूछेगा कहाँ करनी है, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। अब यहाँ पर नाम का यहाँ नाम के टाइम पे ध्यान रखना है बस, तभी आप यहाँ से डिफाइन होगा कि आप सी की बना रहे हो, C++ की फाइल बना रहे हो। तो जैसे यहाँ पे कुछ भी नाम देना है तो अपन दे देते हैं फर्स्ट हेलो वर्ल्ड डॉट सी।
ठीक है, सेव कर दिया। अब ये अपने आप समझ जाएगा कि ये सी की फाइल है। तो ऐसे सेव करना पहले, बस सेव करते ही सी की फाइल समझ जाएगा। अब आप आगे काम करते रहना और आप सेव करते रहना, ठीक है। सेव करने के बाद बिल्ड करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, ठीक है। ये कंपाइल एंड रन डायरेक्ट होता है। पहले अपन कंपाइल करते हैं हमेशा कोड को, ये F9 शॉर्टकट की है। ये कंपाइल का बटन है, उसके पास रन का बटन है, ठीक है, F10। अब कंपाइल और रन करने पे क्या होता है, अभी तुमको रोहित एग्जाम्पल से बता देगा। ठीक है, तो अपन पहला प्रोग्राम बनाते हैं सी का। उसके साथ साथ अपन देखेंगे स्ट्रक्चर भी, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का क्या होता है। तो सबसे पहले अपन न्यू फाइल लेते हैं। मैं सेव बाद में करूंगा, पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले अपन को हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। वो इंक्लूड करने का सिंटेक्स है हैशटैग इंक्लूड। इसके अंदर अपन हेडर फाइल का नाम लिखते हैं stdio.h। हैशटैग यहाँ पे प्री प्रोसेसर है, मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन प्रोसेस समझाते समय कि क्या होता है प्री प्रोसेसर से क्या नहीं होता। और यहाँ पे अपन ने हेडर फाइल इंक्लूड करिए stdio.h। इसका मत ये हेडर फाइल का नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच इसका एक्सटेंशन है। हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन होता है डॉट एच। तो सबसे पहले अपन को हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि अपन जो भी फंक्शन यूज लेंगे उस फंक्शन की हेडर फाइल अपन को सबसे पहले इंक्लूड करनी पड़ती है प्रोग्राम में। धीरे धीरे पता चलेगा फंक्शंस क्या होते हैं, सब चीजें। अभी क्या बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो वो देख लो। तो इसके बाद अपना आता है मेन बॉडी, मेन फंक्शन, जहाँ से अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये सिंटैक्स है इंट मैन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस ओपन क्लोज। तो ये एंट्री पॉइंट होता है अपने प्रोग्राम का। अपना जो प्रोग्राम रन होता है वो यहाँ से रन होता है, मेन से रन होता है अपना प्रोग्राम, और कर्ली ब्रेसिस के एंड में खत्म हो जाता है। तो ये सिंटैक्स है, मैं इसको भी समझाऊंगा आपको। पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सिंटैक्स है, तो अपन सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं कुछ प्रिंट कराने का डिस्प्ले पे, आउटपुट स्क्रीन पे। तो एक फंक्शन यूज लूंगा मैं यहाँ पे printf नाम से। ये फं, ये फंक्शन का सिंटैक्स ऐसा है printf डबल कोट्स के अंदर अपन, एक सेकंड, डबल कोट्स के अपन अंदर अपन जो भी लिखेंगे इसके अंदर वो डिस्प्ले वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा आपका फंक्शन। और ये फंक्शन, ये जो हेडर फाइल अपन ने इंक्लूड करी है इसके अंदर इंक्लूड है ये फंक्शन। ठीक है, इसलिए अपन ने वो हेडर फाइल पहले इंक्लूड कर दी, क्योंकि अपन इस फंक्शन का यूज लेने वाले थे। आपको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे कौन से हेडर फाइल के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, सब चीजें। तो अपन प्रिंट कराते एक मैसेज सिंपल सा, हेलो SNT। फिर लास्ट में अपन लगाते हैं सेमी कॉलम। सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी है। ये अपन को बताता है कि वो स्टेटमेंट टर्मिनेट कहाँ पे होता है। जैसे अपन ने प्रिंट टाइप करा तो ये फंक्शन सेमी कॉलम से पहले टर्मिनेट होता है। सेमी कॉलम अपन को टर्मिनेशन पॉइंट बताता है उस स्टेटमेंट का। उसके बाद अपन कुछ भी नया स्टेटमेंट लिखना है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पे आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन, मेन तो फंक्शन का नाम है। अब इंट की जगह होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में अपन बताते हैं कि अपन को फंक्शन से क्या रिटर्न करना है। जैसे मैंने इंट लिखा, इंट यहाँ पे इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है सी प्रोग्राम में। तो मतलब ये बोल रहा है कि कुछ इंटीजर रिटर्न कराना है अपन को, तो इसलिए यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा, वरना ये हर कुछ वैल्यू रिटर्न कराएगा, गार्बेज वैल्यू रिटर्न होगी। इससे बढ़िया है कि 0 रिटर्न कराए। तो ये है अपना मेन सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है। और बाकी जिनके अभी सी चल रही है उनके एक दो, पहले इसको मैं कंपाइल करके बताता हूँ, देखते क्या होता है। तो ये सेव करना पड़ेगा, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर सेव करते हैं अपन इसको। एक्सटेंशन का ध्यान रखना, अपन सी प्रोग्राम बना रहे, इसे डॉट सी से सेव करा मैंने, हेलो डॉट सी से सेव कर दिया। कंपाइल हो गया, नीचे आपको दिख रहा होगा 0 एरर्स 0 वार्निंग। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया ये। तो अब इसको अपन रन कराते हैं। तो देखिए जो अपन ने प्रिंट के अंदर जो भी अपन ने लिखा है स्टेटमेंट, वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा हेलो SNT, और नीचे लिखा है रिटर्न वैल्यू 0। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो गया।
अब जो अभी सी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनको दो तीन चीजें टर्बो सी प्लस प्लस पे एक्स्ट्रा बताते होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। तो उनको एक एक और हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं जिसका नाम है हैशटैग इंक्लूड conio डॉट एच। इसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अपन इसके अंदर एक फंक्शन होता है गेट सी एच, वो यूज करते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। गेट सी एच का काम होता है होल्ड करके रखना स्क्रीन को। इसका मेन काम होता है गेट करेक्ट, इसका फुल फॉर्म है गेट करेक्टर। तो ये क्या करता है, जब तक अपन कुछ कीबोर्ड से इनपुट नहीं देंगे, कुछ भी एंटर नहीं कराएंगे, कुछ भी वर्ड हो गया, कैरेक्टर हो गया, कुछ भी एंटर नहीं कराएंगे, तब तक वो कोड यहाँ से हेलो एसएनटी से आगे नहीं बढ़ेगा, वहां पे रुका रहेगा। तो अपन रन करके देखते हैं और फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं अपन। तो कंपाइल करा, अब रन करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, और पहले वाला प्रोग्राम देखो वो अपने आप खत्म हो गया था। अब मैं इसमें जब तक कुछ की नहीं दबाऊंगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। जैसे अभी मैंने एंटर प्रेस करा तो देखिए ये खत्म हो गया। मतलब जब तक अपन ने कुछ कैरेक्टर इनपुट नहीं करा जब तक वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। तो गेट सीएच ये काम में आता है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक अच्छे से समझाने के लिए एक और गेट सीएच के बाद में एक और स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले करके बताता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिंट एफ, इसके अंदर जब तक अपन लिख। क्वेरीज आ रही कुछ मैं उनका आंसर देता हूँ। जैसे हाँ वर्ड मेन, वर्ड में क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है कुछ में रिटर्न करना खाली। तो अभी इंट रिटर्न हो रहा है, अगर वर्ड मेन लिख दोगे तो कुछ आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि हमेशा इसकी आदत डाल लो इंट लिखने की और नीचे रिटर्न जीरो डालने की, क्योंकि जो मॉडर्न कंपाइलर्स है और जो पुराने कंपाइलर्स का जो अपडेट है उसके अंदर उन्होंने वर्ड छोड़ दिया है। सी प्लस प्लस में तो वर्ड का होता ही नहीं है। तो मेन को हमेशा इंट से लिखो और नीचे रिटर्न जीरो डाल दो। रिटर्न जीरो मतलब इंट मांग रहा है कुछ कि मेरे को कुछ दो, तो अपन ने बोला ले जीरो ले ले, ठीक है। और यश गुप्ता पूछ रहा है अपन ने कोई वेरिएबल क्यों नहीं बनाया, हमको जरूरत ही नहीं ना वेरिएबल, हम तो खाली प्रिंट कर रहे हैं, अभी कुछ कर तो रही नहीं। तो वेरिएबल्स की बात अपन बाद में करेंगे। ओवर टू। ठीक है, तो मैं गेट सीएस का फंक्शन बता रहा था डिटेल में। तो मैंने गेट सीएस के बाद एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ हेलो मैन। तो अपन इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। कंपाइल कर लिया, रन करते हैं अब इसको। तो जब तक मैं कुछ भी कीबोर्ड से एंटर नहीं करूंगा, ये अगला जो स्टेटमेंट है गेट सी एच के बाद ये प्रिंट नहीं करेगा। कहाँ गई अपनी स्क्रीन, ये रही। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कुछ भी करा, तो जैसे ही मैंने एंटर करा उसके बाद प्रिंट हुआ हेलो मैन। तो गेट सी एच का मेन काम है कि कुछ इनपुट रहना कीबोर्ड से, इसलिए अपन गेट सी एच इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। ये मेन तो टर्बो सी प्लस प्लस में जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो गेट सी एच का यूज करके ही पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर सब प्रोग्राम का ऐसा ही होता है। पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, फिर मेन बॉडी आती है, फिर मेन बॉडी के अंदर अपन जो भी अपन को लॉजिक लिखना है, जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिखते हैं अपन मेन बॉडी के अंदर। ठीक है, और एक और चीज वेरिएबल की बता दूं। जो भी अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो भी अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी में, वो अपन को स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है। अपन हर कहीं पे डिक्लेयर नहीं करते। सी का एक कुछ भी मान लो, कमी मान लो, कि पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है अपन को सारे वेरिएबल जो भी अपन प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। मैं बताऊंगा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो बाद में, अभी क्या सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा था मैं आप सबको। तो अपन कंपाइलेशन प्रोसेस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे कंपाइल होता है कोई भी प्रोग्राम सी के अंदर। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऊपर से बता देता हूँ। सबसे पहले अपन सी प्रोग्राम लिखते हैं जैसे अपन ने लिखा। फिर जब अपन कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले होता है उसमें प्री प्रोसेसिंग होती है उसकी। मैंने बताया, मैंने बोला था कि प्री प्रोसेसर बताऊंगा, तो यहाँ पे बता देता हूँ। प्री प्रोसेसर में क्या होता है, अपन दो चीज़ होती है। एक तो कुछ भी कमेंट लिखते हो, कमेंट लिखने का भी एक तरीका होता है सी प्लस प्लस में, वो भी बताऊँ सी में, वो भी बताऊंगा मैं आपको। जो भी अपन कमेंट लिखते हैं वो अपने लिए होता है ताकि अपन को समझ में आ जाए सोर्स कोड में कि चाहता क्या है प्रोग्राम, अपन करना क्या चाहते हैं। तो उस सबको अपन को डिस्प्ले पे नहीं दिखाना रहता है, इसलिए प्री प्रोसेसर क्या करता है, उन सारे कमेंट को इग्नोर कर देता है, हटा देता है, वो दिखाता नहीं है। और एक और चीज करता है, जो भी अपन लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो उसको आप
जहाँ पे वो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं अपन वहाँ पे एक्सपेंड कर देता है, ताकि बाद में कंपाइलर को इधर से उधर जाना ना पड़े कहीं। तो वहाँ पे वहाँ एक्सपेंड कर देता है लाइब्रेरी को। प्री प्रोसेसर से दो काम है। फिर आता है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग में क्या होता है, जो भी सोर्स कोड लिखा अपन ने एक्सपेंड प्री प्रोसेसर के बाद एक्सपेंड हो जाता है, तो जो भी एक्सपेंडेड सोर्स कोड अपन को मिला, कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइलिंग के दौरान वो जो सोर्स कोड है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज कुछ नहीं होती, जैसे मशीन लैंग्वेज होती है जो बाइनरी कोड में लिखी लिखी हुई होती है, जैसे 0101। तो 01 की जगह कुछ भी वर्ड जो मशीन समझ सके उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी कोड में अपन नंबर लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज में कोई वर्ड लिखे होता है, अपन नहीं समझ सकते उसको, मशीन समझ सकती है, तो उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। फिर कंपाइल एक और काम करता है, कंपाइलिंग के दौरान एक और काम होता है प्री प्रोसेसिंग के बाद, कि सिंटैक्स चेक। यहाँ पे जो सिंटैक्स एरर होती है, जैसे अपन ने कुछ भी फंक्शन प्रिंटफ लिखा था, अपन स्पेलिंग एरर लिख देते हैं, तो वो चीज़ जो जो अपन फिर अपन कंपाइल करते हैं उसको, तो एक एरर देता है अपन को। तो वो सब चीज़, सिंटैक्स एरर यहाँ पे चेक होती है। एरर के बारे में भी आपको बाद में डिटेल में बताएंगे हम। तो कंपाइलिंग के बाद असेंबलिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है अपनी फाइल। फिर असेंबलिंग में क्या होता है, असेंबलिंग में जो असेंबलिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई है फाइल, वो लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बाइनरी कोड में 0101 जो होता है, जो मशीन समझ सकती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है असेंबलिंग के दौरान। फिर लास्ट में लिंकिंग। लिंकिंग में क्या होता है, लिंकिंग में अपनी जो भी लाइब्रेरीज होती है और उस लाइब्रेरी के जो भी फंक्शन अपन यूज करते हैं, वो सब आपस में उस फंक्शन को उस लाइब्रेरी से लिंक करने का काम इस स्टेज पे होता है, लिंकिंग के दौरान। फिर लिंकिंग के बाद अपनी डॉट एक्सी फाइल बन जाती है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। अपनी भी बनी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब प्रोग्राम कराऊंगा, तो अपनी भी बनी होगी वहाँ पे। तो कंपाइलेशन प्रोसेस ये प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर कंपाइलिंग होती है, फिर असेंबलिंग होती है उसकी, फिर लिंकिंग होती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना एक बार क्या क्या होता है। तो अब अपन थोड़ी और थ्योरी देख रहे थे फटाफट। टोकन्स। टोकन्स होते क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोग्राम में जो होती है उसको टोकन कहते हैं। अब टोकन भी 6-7 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे हो गया कीवर्ड, हो गया आइडेंटिफायर, हो गया कांस्टेंट, हो गया स्ट्रिंग, हो गया स्पेशल सिंबल आ गए, और ऑपरेटर हो गया। इन सब के बारे में थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं अपन। तो कीवर्ड्स देखते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। सी में जो पहले से ही प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड होते हैं उनको कीवर्ड्स कहते हैं। उनका पहले से एक खुद का फंक्शन पहले से ही डिफाइन हुआ होता है कि ये इस कीवर्ड का ये फंक्शन है, उसको अपन किसी और चीज में यूज नहीं ले सकते, तो उसको एक कीवर्ड कहते हैं। और सी के टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट हो गया, डबल हो गया, स्ट्रक्ट, वाइल, साइज ऑफ, इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सब कीवर्ड्स के बारे में आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। आइडेंटिफायर में क्या होता है कि अपन जो भी वेरिएबल को नाम देते हैं, किसी भी वेरिएबल को नाम देना हो, किसी भी चीज को नाम देना हो, वेरिएबल हुआ, फंक्शन हुआ, उनको नाम देना हो, तो अपन जो भी नाम देते हैं उन सबको आइडेंटिफायर कहते हैं। लेकिन नाम देते समय एक बात ध्यान रखनी है अपन को कि कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए वो, क्योंकि कीवर्ड्स तो पहले से ही रिजर्व्ड है, उनको अपन वापस किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स देख लेते हैं। मैं इसको आपको करके भी बताऊंगा कोड में कि क्या होता है। तो पहला रूल ये है कि आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल किसी भी चीज को नाम देने के लिए अपने पास तीन चीज होती है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। इन तीन चीजों के यूज से अपन किसी भी चीज को नाम दे सकते हैं। इसके अलावा कोई चौथी चीज अपन को यूज में नहीं लेनी, वो एरर जनरेट कर देगा। और इसमें भी सबसे अपन को स्टार्ट अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं करना अपन को। ऐसे 3-4 रूल है। और एक और रूल है कि स्पेस नहीं होनी चाहिए नाम के बीच में, वो भी आपको मैं प्रोग्राम करते समय अच्छे से समझा दूंगा ये सब चीज़ें। अभी आप क्या ओवरव्यू ले लो, ये रूल्स है। और जैसा कि एक पहले ही बता दिया मैंने, कीवर्ड नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर, वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर ये होते हैं, उसके भी रूल्स होते हैं। और एक और रूल है कि वो 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, मतलब इतना अपन को जरूरत ही नहीं पड़ती इतने बड़े वेरिएबल के नाम की, वैसे भी तो ये सफिशियंट है अपने लिए। 31 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नाम नहीं होना, 31 वर्ड से ज़्यादा, उस अल्फ़ाबेट के ज़्यादा उसमें होने नहीं चाहिए।
तो अपन देखते हैं अब कांस्टेंट और स्ट्रिंग। कांस्टेंट तो आप नाम से समझ गए होंगे, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो रही होती है, तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। स्ट्रिंग्स आपको डेफिनेशन देख लो, बाकी हम डिटेल में आगे बताएंगे ये सब चीजें अच्छे से, अभी केवल आपकी थ्योरी के लिए है ये। और स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, जो तब वही जो पहले से ही रिजर्व होते हैं, पहले से ही किसी और पर्पस के लिए अपन यूज कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज में, उनका स्पेशल मीनिंग होता है पहले से ही। जैसे अपने ब्रेसेस हो गए, सेमीकोलन हो गया, मैंने बताया था सेमीकोलन का काम क्या है, पैरेंथेसिस होते हैं, इन सब ये सब चीजें टोकन्स कहलाते हैं, टोकन्स के पार्ट स्पेशल सिंबल कहलाते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर से अपन डिफरेंट अलग अलग तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज पे। इसका ये भी मैं आपको करके बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ। आइडेंटिफायर ऑपरेटर का यूज मैं बता देता हूँ अभी आपको प्रोग्राम में। तो रुकिए, मैं डेव सी प्लस प्लस खोलता हूँ। ठीक है, एक न्यू फाइल। इनको कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में भी डिफरेंस बता देना। हाँ, तो अपन न्यू फाइल न्यू फाइल में करते हैं अब ये नया काम। तो आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया मैंने, और लिखते हैं पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है अपन को, तो इंक्लूड करते हैं इंक्लूड stdio.h। अब मेन बॉडी जहाँ से अपना फंक्शन स्टार्ट होता है, एंट्री पॉइंट। तो आइडेंटिफायर के रूल्स का बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने वहाँ पे मेंशन कहा था कि केवल 3 चीजें होनी चाहिए, अल्फाबेट, डिजिट और नंबर। तो अपन वेरिएबल डिक्लेयर करके देख लेते हैं, ये सब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ये सब बताऊंगा मैं आपको। तो अपन एक, ये इंट जो है ये डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप का। तो अपन एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसका नाम मैं लिखता हूँ 1_num। तो जैसे कि मैंने रूल्स बताए थे उस हिसाब से इसमें एरर जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने डिजिट पहले लिखा है। तो देखते हैं कंपाइल करके कि एरर जनरेट होती नहीं होती। पहले नाम देना पड़ेगा। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ इसको। तो practice.c, देखिए एरर जनरेट हो गई। अब इस एरर का मतलब क्या है वो सब चीज़ आपको बाद में बताएंगे, बस अभी देखो कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करा पाने, इसलिए एरर जनरेट हो गई, आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो नहीं करा पाने। आप अगर अपन 1 हटा दें यहाँ से, 1 आगे लिखे, तो इसमें कोई एरर जनरेट नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई, ये रन हो गया आसानी से। तो ये रूल है, और अपन वाइट स्पेस डाले बीच में तो भी एरर जनरेट होगी, क्योंकि रूल में था कि वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए। तो आइडेंटिफायर के ये सब रूल है। अब मैं आपको ऑपरेटर यूज करके बता देता हूँ, ऑपरेटर ऑपरेटर यूज करके बताता हूँ। बाकी जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई वो सब चीजें हम बाद में बताएंगे, और कभी मैं अभी केवल आपको ऑपरेटर का यूज बता रहा हूँ कि ऑपरेटर 4-5 तरीके के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक और होता है इसमें मॉड्यूलस। मॉड्यूलस परसेंटेज सिंबल से डिनोट होता है सी प्रोग्राम में। उसका काम होता है रिमाइंडर देना। वो अगर अपन किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर जो होगा वो मॉड्यूलस से अपन को मिल सकता है। तो मैं यूज बता देता हूँ फटाफट फटाफट एक छोटा सा प्रोग्राम बना के, फिर यूज के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप किसी चीज पे ज्यादा ध्यान मत देना। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और इनिशियलाइज भी एक साथ कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों को वैल्यू दे दी, एक को 10, एक को 5। अब एक को मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल दे रहा हूँ, जिसमें अपन इन दोनों की वैल्यू स्टोर कराएंगे, मतलब जो भी अपन ऑपरेटर यूज करेंगे उसके बाद स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले प्लस ऑपरेटर देखते हैं कि प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो मैंने लॉजिक निकाला प्लस ऑपरेटर का, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। तो इसमें क्या होगा, जो num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू 5 है, तो दोनों प्लस होने के बाद वैल्यू रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाएगी। तो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ से 15 आनी चाहिए। तो चेक करते हैं अपन ये। चेक करने के लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अपन को, प्रिंट करानी पड़ेगी रिजल्ट की वैल्यू। उसका सिंटेक्स ये है, ये सिंटेक्स भी आपको बता दूंगा मैं बाद में, अभी देख लो, जब बाद में बताऊंगा तब वापस यहाँ पे बता दूंगा मैं। तो अपन को रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट।
इक्वल्स टू अपन को रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो उसके लिए अपन को सिंटैक्स से ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है, जैसे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ऐसी अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो अपन को रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करानी है, और रिजल्ट क्या है, इंटीजर है, इसलिए अपन ने यहाँ पे %d लिखा, कोमा, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो रिजल्ट लिखा अपन ने यहाँ पे। ये बाद में अच्छे से बताऊंगा आपको प्रिंटफ स्कैनफ के समय, अभी क्या मैं ऑपरेटर का यूज़ करना बता रहा हूँ आपको। तो ये अपना एक प्रोग्राम हो गया, 2 नंबर को सिंपली ऐड करने का प्रोग्राम बता दिया मैंने आपको। तो ऑपरेटर का बताया था मैं कि ऑपरेटर कैसे इसमें यूज आते हैं। तो कंपाइल करते हैं अपन, डिस्प्ले करेंगे तो रन करेंगे तो क्या आना चाहिए स्क्रीन पे, देखिए प्रिंट टाइप के अंदर जो स्टेटमेंट था रिजल्ट, वो हैज इट इज प्रिंट हो गया। %d की जगह रिजल्ट में जो वैल्यू थी, ये पुराना खोल रखा है, %d की जगह जो रिजल्ट में अपनी ऊपर वाले लॉजिक के कारण जो वैल्यू असाइन हुई है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई 15, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ऐसे ही बाकी ऑपरेटर का भी यूज होता है। मैं एक बार मॉड्यूलस का और बता देता हूँ, क्योंकि वो रिमाइंडर एक नई चीज़ है, वो रिमाइंडर देता है अपन को। तो यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ, एक तो नंबर ले लेता हूँ 4, तो 10 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो देखते सही है कि नहीं। मॉड्यूलस का मैंने बताया था, ऑपरेटर का सिंबल होता है ये % वाला, तो कोड तो सेम रहेगा, बस ऑपरेटर चेंज करा अपन ने, नंबर चेंज करा। तो अब इसका कंपेरिजन रन करके देखते रिजल्ट क्या निकलता है। तो देखिए रिजल्ट आया 2, रिमाइंडर आ गया अपने पास, 10 को 4 से डिवाइड करने पर रिजल्ट 2 आएगा, वो आ गया। तो ये था मॉड्यूलस ऑपरेटर। बाकी सब ऑपरेटर भी इसी तरीके से है, आप चेक कर लेना एक बार खुद, एक बार प्रोग्राम बना के देख लेना सबके, आपको ही मजा आएगा, आप खुद से प्रोग्राम बनाओगे तब। तो खुद से चेक करना बाकी बचे हुए ऑपरेटर, बाकी बचे नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सिंपल वाले बच्चे हैं, वो देख लेना। तो ये थे ऑपरेटर्स। अपन आगे बढ़ते हैं, डाटा टाइप्स पे आते हैं अपन। डाटा टाइप्स बता देता हूँ, जैसे मैं सब डिक्लेयर कर रहा था आपको, इंट वगैरह, ये सब डाटा टाइप होते हैं। तो डाटा टाइप 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिराइव्ड डाटा टाइप। हाँ, तो अपन डाटा टाइप्स की बात कर रहे थे। तो सी के अंदर 3 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक डिराइव होता है, और एक यूजर डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। प्राइमरी डाटा टाइप क्या, जो पहले से इसके अंदर डाटा टाइप लैंग्वेज के अंदर पैसे ही मौजूद है, उनको प्राइमरी डाटा टाइप कहते हैं। जैसे अपन ने अभी इंट का यूज लिया था, तो यहाँ पे आ गया इंट, ये डाटा टाइप है। CHAR एक कैरेक्टर डाटा टाइप है। फ्लोट जो है ये, एक सेकेंड, फ्लोट जो है ये डेसिमल वैल्यू को शो करने के लिए फ्लोट का यूज करते हैं अपन। डबल भी डेसिमल वैल्यू को शो करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो प्रिसाइज होता है ज़्यादा फ्लोट से। और लॉन्ग डबल भी डाटा टाइप का एग्जांपल है एक। ये सब प्राइमरी डाटा टाइप का यूज अभी मैं बता दूंगा, प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। अभी देख लो, ये सब डाटा टाइप है, और इनकी साइज ही होती है। साइज जो है कंपाइलर पे डिपेंड करती है। रेंज याद करनी है, हाँ रेंज आरटीयू के लिए याद करनी है, आरटीयू में बहुत बार पूछ लेते रेंज, तो अभी याद रोहित कर ले। निकालना भी सिखा देगा कि कैसे निकालते रेंज। हाँ, मैं निकालने का निकाल भी प्रोसेस भी सकता बता है। दूंगा। हाँ, तो साइज ही होती है, रेंज ही होती है, साइज भी अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग होती है। तो प्राइमरी डाटा टाइप्स ये है, इसका मैं अभी डिटेल में बताता हूँ आपको प्रोग्राम के थ्रू। और डिराइव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जो कि प्राइमरी डाटा टाइप से डिराइव हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल है, एरे है, पॉइंटर है। अभी तो आप केवल देख लो कि डिराइव डाटा टाइप इसे कहते हैं, इसके अंदर एरेज आता है, पॉइंटर होते हैं, ये सब जो है एरेज पॉइंटर, ये सब आपको बाद में बताएंगे हम अच्छे से डिटेल में। तो अभी बस देख लो ज्यादा। हाँ, ये थोड़ा थ्योरी टाइप है, इसको थोड़ा याद करते चलना क्योंकि ये आरटीयू में काम आएगा। हाँ, थ्योरी टाइप है, इसको याद कर लो। नोट्स दे देंगे, तो उससे उससे और अच्छा याद हो जाएगा। हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट की, थ्योरी पे अपन को ध्यान नहीं देना अभी ज़्यादा। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करते हैं, अपन अपन डिफाइन करते हैं, उनको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। उसके अंदर 3 आते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम। इन सब के बारे में आप अपन देखेंगे अभी बाद के लेक्चर्स में। तो ये 3 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको
बता देता हूँ, डिक्लेयर करना, साइज निकालना, सब कुछ अब बताते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन थोड़ी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अब। तो मैं इसके लिए भी नई फाइल ले लेता हूँ। तो बेस तो स्टार्ट करते हैं अपन। डाटा टाइप्स बताता हूँ मैं आपको प्रिमिटिव। सबसे पहले अपन को हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। अपन करते हैं हेडर फाइल इंक्लूड इंक्लूड stdio.h। फिर अपना मेन फंक्शन जो लिखते हैं, मेन फंक्शन लिख दिया। अब मैं आपको सबसे पहले सबकी साइज निकालना बताता हूँ, रेंज भी बताऊंगा, फिर साइज निकालना बताता हूँ मैं आपको सबकी, और डिक्लेयर करना भी बता दूंगा साथ के साथ। तो मैं यहाँ पे अलग अलग डाटा टाइप्स के अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा सबसे पहले। तो इंट का मैंने करा ए, फ्लोट का करा बी, और ये कैरेक्टर। आगे डाटा टाइप का नाम लिखा है, ठीक है, ये इंट है, उसके आगे उसका वेरिएबल का नाम लिखा है हाँ, ए। ए वेरिएबल ए वेरिएबल। फिजिक्स में सुना होगा तुमने, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता, वेरिएबल जो चेंज होता है, एक्स वाई जेड। तो उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बस वो आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन होता है, वो ध्यान रखना है। आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो, आप एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो, उसका नाम है अंडरस्कोर। और नंबर्स यूज कर सकते हो। कोई भी वेरिएबल नंबर से शुरू हो सकता है, लेकिन अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है, सॉरी, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है लेकिन नंबर से नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर से कभी शुरू मत करना कोई भी नाम। A1 कर सकते हो, 1A नहीं चलेगा। A_1 भी चलेगा और अंडरस्कोर ए भी चलेगा। बैक टू यू। ठीक है, अपन सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप एक बार डिक्लेयर करते हैं, उनकी साइज देख लेते हैं अपन जल्दी से। तो कैरेक्टर का मैंने वेरिएबल सी कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। डबल का भी कर देता हूँ, स्पेलिंग एरर लिख दी मैंने। तो अपन इन सब के अब साइज देख लेते हैं। साइज कैसे देखते हैं, अपने पास एक यूनरी ऑपरेटर होता है सी के अंदर, साइज ऑफ ऑपरेटर बताता हूँ आपको। प्रिंट एफ, सबसे पहले अपन प्रिंट कराएंगे ए। इन ए की जो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, ए वेरिएबल की साइज देखते हैं अपन। तो स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, साइज ऑफ ए इक्वल्स टू। तो अपन को इसकी साइज देखनी है, तो इंटीजर ही होगी साइज, इसलिए अपन ने परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर में आपको बताऊंगा आगे, जस्ट आगे वाले सेक्शन में शायद बताऊंगा मैं आपको। तो साइज ऑफ एक यूनरी ऑपरेटर होता है सी के अंदर, उसका सिंटेक्स है ये। उस किसकी अपन को साइज चाहिए, अपन को साइज देखनी है, अपन इनका साइज ऑफ ए। तो ए की साइज क्या है अपन को वो देखनी है। मैं एक दो स्टेटमेंट और प्रिंट कर देता हूँ, ये सबकी एक साथ दिख जाएगी आपको साइज। साइज ऑफ प्लॉट की प्रिंट कर देते हैं बी। साथ साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपको दिखेंगे अलग अलग। प्लॉट के लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, परसेंटेज एफ। ये डबल कोर्स के बाहर निकलना है, ये भी ध्यान रखना है, सिंटेक्स ध्यान रखना है। साइज ऑफ बी एक और लास्ट में प्रिंट, लास्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये जोड़ आ रहा है, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। तो इसमें अपन डबल की कैरेक्टर किसी भी देखो, डबल की देख लेते हैं, डी की। डी डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है एल एफ। और तो अपन इस डी की साइज देखनी तो इधर डी लिख देते हैं। तो इसमें ठीक है, ये अपन अपना। सिर्फ परसेंट डी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो इंट ही तो आनी है, साइज साइज ऑफ रिटर्न वैल्यू इंट हाँ ही तो करेगा। सॉरी, आप, हाँ आप सही हो, मैं गलत था, वो मैं कुछ और टॉपिक सोच रहा था। यहाँ पे परसेंट डी ये भी लिख सकते थे अपन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं आती, क्योंकि फ्लोट प्रिंट का आते तो पॉइंट के बाद 0 0 बता देगा। अपन अब दोनों चीजें करके देखेंगे अब अपन यहाँ पे। जो आपने बोला वो भी, वैसे आप जो बोली वो सही है। अपन को क्या इंटीजर चाहिए, साइज क्या है इंटीजर में ही आएगी, तो अपन को इंटीजर चाहिए, और साइज बाइट्स में शो करेगा, जो भी ये नंबर प्रिंट करेगा वो बाइट्स का मैं बताएगा। ठीक है, तो अपन इसको कंपायर करते हैं। अपन इसको क्या साइज के नाम से सेव करते हैं, साइज डॉट सी। कंपायर करा, 0 एरर, बढ़िया बात है। तो अब रन करके देखते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, इसके अंदर क्या था, साइज ऑफ ए। साइज ऑफ ए, उसके बाद था इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी की जगह अपन यहाँ पे
साइज ऑफ ए लिखा है, प्रेजेंट डी की जगह जो साइज है ए की वो आ जाएगी यहाँ पे। तो ए की साइज 4 आ गई, यहाँ पे इंट की साइज 4 आ गई। बहुत सारी जगहों पर इंट की साइज 2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकती है, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। और सेकंड स्टेटमेंट, फिर जस्ट उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ? साइज ऑफ बी इक्वल्स टू 4। बी की साइज क्या आ गई? 4 आ गई। फ्लोट की साइज भी 4 ही आई है इसी कंपाइलर में। और अपन अब डबल की साइज अपन ने प्रिंट कराई, वो 8 आ गई। तो अभी ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है अपन का आउटपुट, तो मैं आपको साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ इस प्रोग्राम के। एस्केप सीक्वेंस वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं ज्यादातर। 2 एस्केप सीक्वेंस बताता हूँ मैं आपको। एक होता है स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है? स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन पे जाना। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा साइज ऑफ ए, साइज प्रिंट होगी साइज की, उसके बाद स्लैश एन जैसे ही कंपाइलर इसको डिटेक्ट करेगा स्लैश एन को, वो न्यू लाइन पे चल जाएगा। मतलब जो अभी एक साथ प्रिंट हुआ था वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। देखते हैं अभी अपन ये। तो इसको मैं वापस कंपाइलर रन एक साथ करके देखता हूँ। तो देखिए अब सही लग रहा है ना। स्लैश एन जो है न्यू लाइन पे पहुंचा देता है। जैसे ही 4 प्रिंट हुआ पे साइज ऑफ ए बराबर 4, स्लैश एन डिटेक्ट करा तो न्यू लाइन पे आ गया। ऐसे ही एक और होता है, स्लैश एन की जगह स्लैश टी होता है। उसका काम होता है जितना अपन टैब दबाने पर स्पेस मिलता है उतना स्पेस स्लैश टी देने पर दिख जाता है। तो इसको एक कंपाइल एंड रन करके देखते हैं अपन क्या होता है। तो देखिए पहले स्लैश एन वाला ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ ये रहा। स्लैश एन वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। उसके बाद जब सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगा साइज ऑफ बी वाला, उसके बाद जो स्लैश टी डिटेक्ट होगा वो स्पेस दे देगा टैब की जितनी। उसके बाद अगला स्टेटमेंट प्रिंट। तो फॉर्मेटिंग के काम आता है या इससे प्रोग्राम अच्छा दिखता है अपन को दिखने में। तो ये चीज थी डाटा टाइप्स। और अब रेंज निकालने का भी मैं, एक सेकेंड, एक और था वो जैसे मैंने पहले इधर लिख दिया था। दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर निकालता है ना फ्लोट। तो ये भी प्रिंट करके देखते क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होगा। फ्लोट में क्या होता है कि वो डेसिमल, फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वैल्यू प्रिंट करने के काम में आता है मेनली। तो उसके आगे पॉइंट लग के 0 0 अपन को प्रिंट कर देगा डेसिमल के रूप में, वो अपन को डिस्प्ले पे दिख जाएगा। तो ये भी अपन, तो ये था मेन साइज देखने का तरीका। तो अपन रेंज की बात करें अब। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब n क्या होता है यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर से निकालना बताऊंगा। n होता है, जैसे अपन ने इंटीजर की साइज देखी यहाँ पे 4 बताई, लेकिन अपन ने उधर पीपीटी में 2 लिखी थी। तो n की जगह आएगा साइज ऑफ जो भी डाटा टाइप है वो मैं लिख के बताता हूँ। 2 की पावर, ऐसे ही बता देता हूँ, 2 की पावर n। और n है यहाँ पे साइज ऑफ जो भी डाटा टाइप है अपना। अपन को n बिट्स में होता है, अपन जो डाटा टाइप की साइज है वो बाइट्स में होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि 1 बाइट बराबर 8 बिट का। मैं तो लैपटॉप 8 बिट का सपोर्ट है तो वो हो गया। और ये मल्टीप्लाई का साइन भी देख लो यहाँ पे कि ऐसा होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अपन इनकी एक बार साइज चेक कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं पीपीटी में जो है वो सही है या गलत है इस फॉर्मूले से। तो मैं कैलकुलेटर से चेक करते हैं, हो जाओ अपन। तो ठीक है। तो जैसे अपने उस पीपीटी के हिसाब से मैं पीपीटी खोलता हूँ पीछे। हाँ, तो अपने पीपीटी के हिसाब से यहाँ पे इंट की साइज है -32768 से 32767। तो अपन रेंज है, सॉरी, तो अपन रेंज चेक करते हैं। तो अपन सबसे पहले अब वापस वो खोल देते हैं अपन। वो साइज याद रखना, कंफर्म कर लेना। तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले अपन पावर वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं। साइज ऑफ इंट उस पीपीटी के हिसाब से साइज ऑफ इंट है 2 इंटू 8 16। अब 2 की पावर 16 से अपन को, तो 2 की पावर 16 ये क्या पॉजिटिव वैल्यू बताएगा। अभी मैं, ये आ गई 65536।
ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, उसमें नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू थी, तो उसका भी एक अलग से फॉर्मूला है, उसका भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे पावर में n-1 आ जाता है। उसका फॉर्मूला बताता हूँ, -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर, शायद n, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मैं चेक कर लेते हैं अपन क्या रहता है। तो 2 की पावर n-1 मतलब 2 की पावर 15, देखते हैं 2 की पावर 15 क्या है। 2 की पावर 15, तो देखिए 32768, तो अपन कंफर्म कर लेते हैं एक बार। कहाँ गया पीपीटी, देखिए क्या आ रही है आगे, माइनस साइन अपन ने लगाया नहीं, तो आगे वैल्यू, तो ये फॉर्मूला है रेंज कैलकुलेट करने का, ऐसे अपन रेंज निकाल सकते हैं। वैसे याद रखो तो सही है, डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, कि कौन निकालने बैठेगा ऐसे। तो ये फॉर्मूला है रेंज निकालने का। अच्छा ठीक है, तो एक ये तरीका है कि अपन को सेम डाटा टाइप डिक्लेयर करने हैं, तो अपन एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है, अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले रिजल्ट अलग डिक्लेयर करा था, मैंने रिजल्ट नीचे वाली लाइन में अलग से डिक्लेयर करा था, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपन। ठीक है, और डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज दोनों एक साथ कर सकते हैं अपन। जैसे अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर करा, तो यहाँ पे अपन को इसको कुछ वैल्यू देनी है, जैसे मैंने 10 दी, इसको कुछ देगी 2, इसको कुछ नहीं देनी तो कुछ नहीं दी, तो इनिशियलाइज भी एक साथ कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ऐसे अपन डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो ये डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन के तरीके हो गए 2-3, और आप बाकी धीरे धीरे जब आगे और कोड करोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा और अच्छी नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रिंटफ स्कैनफ की तरफ, तो मैं आगे पढ़ाता हूँ इससे। डाटा टाइप्स पढ़ा दिए मैंने, फिर एक बार साइज वगैरह निकाल के खुद के लैपटॉप या पीसी उसमें चेक कर लेना प्रोग्राम बना के, जैसे हम भी असाइनमेंट में कुछ ना कुछ दे देंगे। तो अब आते हैं अपन प्रिंटफ स्कैनफ और कमेंट्स। मैंने कमेंट्स स्टार्टिंग में बताया था, प्री प्रोसेसर कमेंट हटा देता है जब प्री प्रोसेसिंग होती है फाइल की, वो अपन प्रोग्राम रन करते हैं अपन कमेंट नहीं दिखते हैं। तो देखते हैं कमेंट कैसे लिख, कमेंट भी दो तरीके से, पहले तो देखते हैं कमेंट होता क्या है। मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी टेक्स्ट जो प्रोग्राम रन करते समय अपन को दिखे ना, उसको ही कमेंट कहते हैं। वो अपन खुद के लिए लिखते हैं, जैसे अपन को कोई, अपन ने कुछ कोड लिखा, अपन को ऐसे देखने में समझ नहीं आ रहा कि अपन ने किसके लिए लिखा था, तो अपन वहाँ पे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं कि कोड अपन ने इस चीज़ के लिए लिखा है, तो अपने खुद की यूजर रीडेबिलिटी के लिए है ये। तो एक डेफिनेशन है कमेंट की, देख लेना, समझा दिया वैसे मैंने। और दो टाइप के कमेंट होते हैं सी में, एक तो होते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जो एक ही लाइन में अपन को कुछ लिखना हो तो उसके लिए दो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं अपन, मैं लिख के बता दूंगा अभी। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, अपन को एक लाइन, अपन को 2-3 लाइन में एक साथ लिखना हो कुछ, तो उसके लिए अपन मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करते हैं। उसका सिंटेक्स ये है, फॉरवर्ड स्लैश फिर एस्ट्रिक, फिर कोई भी टेक्स्ट जो भी अपन को कमेंट लिखना है तो उसको क्लोज करने के लिए वापस एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो कमेंट ऐसे लिखते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ के बाद मैं आपको एक कमेंट, ये तीनों चीजें एक साथ बता दूंगा प्रोग्राम के थ्रू। प्रिंटफ फंक्शन देख रहे थे जिसका अपन ने इतना सारा यूज कर लिया, तो आपको थोड़ा बहुत वैसे ही समझ में आ गया होगा कि क्या यूज होता है प्रिंटफ फंक्शन का। अपन एक बार पढ़ भी लेते हैं, ये आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के यूज आता है, अपन ने देख लिया। और मैंने बताया था प्रिंटफ फंक्शन stdio.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड करी जाती है, और इंक्लूड करने का स्टेटमेंट या सिंटेक्स ये होता है। ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था बार बार, फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा प्रोग्राम के थ्रू। सिंटेक्स ये होता है प्रिंटफ का। फॉर्मेट स्पेसिफायर वो तो अपने पे डिपेंड करता है कि अपन को कुछ किसी वेरिएबल की वैल्यू अपन को प्रिंट करानी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, वरना कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो जरूरी नहीं कि अपन प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, सही सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो अपन प्रिंट करा सकते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं तो अपन जिस वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं वो वेरिएबल कॉमा लगा के फिर यहाँ पे आगे लिख देते हैं अपन। तो प्रिंटफ का सिंटेक्स ये है। और ये अलग अलग
डाटा टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लो आप एक बार। इंटीजर के लिए %d यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं, और डबल के लिए %lf मैंने बताया था आपको। तो प्रिंटफ फंक्शन का ये काम है कुछ भी चीज डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। अपन स्कैनफ फंक्शन देखते हैं, अपन ने यूज नहीं लिया, अब यूज लेंगे अपन दोनों का एक साथ। स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट मांगता है यूजर से, कंसोल से, कंसोल मतलब कीबोर्ड वगैरह से इनपुट ये मांगता है अपन खुद से। अपन ने कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करा और अपन को पहले से ही उसको इनिशियलाइज नहीं करना, मतलब पहले से ही उसको अपनी इनपुट नहीं देना, अपन को इनपुट जब प्रोग्राम रन हो तब देना है, तो उस समय स्कैनफ काम आता है। इसका यूज अपन इसका प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। ये भी सेम उसी फाइल के हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होता है, और इसका सिंटेक्स भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, जो जिस टाइप का भी वेरिएबल उस हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है। इंटीजर के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, और डबल के लिए %lf, वो सब लगता है। और यहाँ पे जो आप ये एंड जैसा सिंबल देखो, इसको इसको कहते हैं यहाँ पे %, कहते हैं %। ये वेरिएबल, एक सेकेंड, ये अपन को जो भी अपन वेरिएबल में इनपुट लेना चाहते हैं उस वेरिएबल के पहले लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे एड्रेस को डिनोट करता है। जैसे मैं एग्जाम जब आपको प्रोग्राम कराऊंगा तब आपको अच्छे से बताता हूँ मैं दोनों चीज। तो ये हो गए अपने दो मेन फंक्शन जो अपन बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रोग्राम बनाते समय। इनपुट लेते रहते हैं अपन, आउटपुट शो करते रहते हैं डिस्प्ले पे, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा यूज आती है। तो मैं आपको कमेंट, प्रिंटफ और स्कैनफ का एक प्रोग्राम बता देता हूँ बना के, इसमें प्रैक्टिस में बता देते हैं, प्रैक्टिस 2c फाइल में। तो सबसे पहले अपन कमेंट का देखते हैं, सिंगल लाइन और डबल लाइन कमेंट, दो फॉरवर्ड स्लैश इसका सिंटेक्स है। अपन यहाँ पे कुछ भी लिखे, जैसे लिखा दिस इज आवर प्रैक्टिस कोड, और नीचे अपन कुछ भी एक प्रिंट करा देते हैं स्टेटमेंट, एक डिस्प्ले पे हेलो ही प्रिंट करा देते हैं, सबसे सिंपल, रिटर्न 0। तो ये सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल है। अब ये जो अपन ने फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी लिखा है, इसमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं, फॉरवर्ड स्लैश के बाद अपन ने जो भी लिखा है वो चीज अपन को इस स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। ये प्री प्रोसेसर इसको प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे हटा देगा अपने आप। तो देखे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं एक बार में। तो देखो ये कमेंट कहीं पे भी नहीं दिखा आपको डिस्प्ले में। क्या अपन को प्रोग्राम में दिखना है वो क्या अपने लिए, अपन को कुछ वहाँ पे पॉइंट करना है, कुछ भी बताना है तो अपन कमेंट करके बता सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट का भी बता देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक। जैसे मैंने लगाया सब कमेंट हो गए क्योंकि मैंने इसको क्लोज नहीं करा। जैसे मैं 2-3 लाइन का इसको बना देता हूँ इसको ही, तो मैंने 3 लाइन में इसको लिख दिया, अब इसको क्लोज कर दिया, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ऐसे अपन सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं, वो खुद के लिए लिखते हैं अपन केवल, ताकि सोर्स कोड खुद के लिए और काम आता है, लिखना चाहिए। क्योंकि अपन किसी को भी अपना कोड देते हैं तो उसको हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ पाए, तो अपन कमेंट हर जगह पे कुछ ना कुछ कमेंट करके देंगे तो आसानी से समझ जाएगा कि अपन बताना क्या चाह रहे, करना क्या चाह रहे कोड में। तो ये भी यूज करना चाहिए, अच्छा रहता है, कंपनीज में तो यूज करती हैं। तो ये हो गया कमेंट का। अपन प्रिंटफ और स्कैनफ को थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह बताया मैंने आपको, तो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर के लिए %d होता है, फ्लोट के लिए %f होता है अलग, और कैरेक्टर के लिए %c होता है। तो मैं यहाँ पे 2-3 वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर नम, और उनको पहले से ही वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मैं 10, और नम तो लिखा मैंने 2, 3 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब मुझे ये दोनों वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसका सिंटेक्स क्या है देखो और समझो, मैं समझाता हूँ। तो मैं थोड़ा डिस्प्ले अच्छा लगे उस वजह से स्टेटमेंट लिखता हूँ इसमें, क्या लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ नम इक्वल टू, एक साथ ही लिख देते वैल्यू ऑफ नम
एंड num2 दोनों की वैल्यू एक साथ प्रिंट कराते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या प्रिंट हो रही है। तो अपन यहाँ पे दो वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू अपन को प्रिंट करानी है और वो इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, इसलिए अपन ने यहाँ पे %d लगाया। लेकिन अपन को यहाँ पे दो लगाने पड़ेंगे क्योंकि अपन दो वैल्यू अपन शो करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर अपन को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो एक बार %d लगा दिया, स्पेस दे दिया मैंने थोड़ा, फिर दूसरा वैल्यू प्रिंट करा दी। कोमा के बाद जो जो अपन को वैल्यू प्रिंट करानी है, एक तो num और एक num2। तो ये चलेगा कैसे, सबसे पहले मैं ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ num एंड num2 बराबर %d। जैसे ही %d पे आएगा, %d पे आते ही ये कोमा के बाद जाएगा कि कोमा के बाद जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल, जैसे यहाँ पे num है तो num की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी, पहले वाला जो %d है वहाँ पे पहले वाले num की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे सीक्वेंस में अपन %d निकले, उसी सीक्वेंस में जो अपन ने वेरिएबल लिखे वो प्रिंट होगा। जैसे पहले num की वैल्यू प्रिंट होगी 10, फिर स्पेस के बाद दूसरा %d उसको दिखेगा कंपाइलर को, तो दूसरे %d में वैल्यू प्रिंट होगी num2 की, क्योंकि num2 बाद में है। मैं इसको एक्सटेंस करके भी बताता हूँ, पहले कंपाइल और रन करके देख लेते हैं सही है या गलत है। तो रन हो चुका, जैसा मैंने कहा पहले num की वैल्यू प्रिंट हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले %d पे जाएगा, %d के बाद सबसे पहले इसको वेरिएबल जो दिखेगा कोमा के बाद वो num दिखेगा, num की वैल्यू अपन ने 10 प्रिंट कराई है, फिर num2 की वैल्यू दिखेगी 3। तो ये वैल्यू दिखेगी, अब मैं इसको तो इंटरचेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने num2 लिखा और यहाँ पे num लिखा मैंने, तब पहले num2 की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि अपन ने ऑर्डर चेंज कर दिया उधर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रिंटफ का सिंटेक्स में यही है जो समझने लायक है, बस बाकी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं %d %l वगैरह। तो इसको भी कंपाइल करके बता देता हूँ कंपाइलर में। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ, अरे बाप रे इतने सारे खुल रखे हैं, बंद करने दो मुझे। अच्छा ये रहा, तो देखिए यहाँ पे ऊपर अभी जो कोड है उसमें प्रिंट हुआ 3 पहले प्रिंट हुआ क्योंकि अपन ने num2 पहले लिखा है, तो 3 पहले प्रिंट हुआ, फिर num प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यू है 10, और पुराने में अपन ने उल्टा लिखा था तो उल्टा प्रिंट हुआ था। तो प्रिंटफ का सिंटेक्स ऐसा है कुछ। अब अपन स्कैनफ भी बता देता हूँ मैं, फिर डाउट ले लेंगे आपके जो भी होंगे। स्कैनफ बताते हैं। अब जैसे अपन को किसी इच्छा है नहीं, हम पहले से ही वैल्यू नहीं देंगे, हमें खुद वैल्यू देनी है, नंबर्स को खुद करना है सब कुछ, तो ठीक है मत दो, उसके लिए आप स्कैनफ फंक्शन बना रखा है पहले से ही, तो उसका यूज ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने वैल्यू हटा दी जो दे रखी थी इनको, अब मैं वैल्यू मांगूंगा यूजर से, कीबोर्ड से उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसके लिए अपन यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन का सिंटेक्स बताया था मैंने, फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना पड़ेगा अपन को, वैल्यू किसकी चाहिए, num और num2 की वैल्यू चाहिए। मैं दोनों की वैल्यू एक साथ ले रहा हूँ, तो 2 बार %d, चलो एक एक करके लेते हैं फिर डबल भी ले लेंगे। फिर num की वैल्यू लेते हैं %d, मैंने बताया था m% लिखना पड़ेगा, m% num। ये क्यों लिखते हैं m%, मैं बताता हूँ आपको अभी। इसके पहले एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे आउटपुट स्क्रीन की। अपन सबसे पहले num की वैल्यू अपन ले रहे हैं यूजर से, तो एंटर वैल्यू ऑफ num इक्वल टू, ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा डिस्प्ले पे एंटर वैल्यू ऑफ num, फिर ये स्कैनफ चलेगा। तो सबसे पहले ये printf के अंदर जो स्टेटमेंट है प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, एंटर वैल्यू ऑफ num। ये दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने प्रिंट कराया कि अपन को पता हो कि किसकी वैल्यू डालनी है। तो जैसे अपन ने रन करेंगे तो स्टेटमेंट होगा, फिर आएगा स्कैनफ के बाद, स्कैनफ के ऊपर आएगा कंपाइलर। स्कैनफ में क्या करेगा, अपन यूजर से इनपुट मांगेगा, मतलब वो प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाएगा, जब तक अपन कुछ इनपुट नहीं देंगे तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे अपन ने इनपुट दिया, जैसे इंटीजर देना, अपन ने %d डाला तो अपन कुछ इंटीजर वैल्यू देंगे, जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे 10 दिया, तो 10 वैल्यू जब अपन ने यहाँ पे एंटर देंगे अपन कीबोर्ड से, वो जाएगी num में असाइन होगी, num के एड्रेस में।
ये जो एम्परसेंड साइन है एड्रेस को डिनोट करता है। एड्रेस जैसे मान लो मुझे कुछ भी चीज़ कहीं पे भिजवानी है, तो मैं उसका पर्टिकुलर कोई एड्रेस लिख के भिजवाऊंगा कि वो इस मोहल्ले में इस प्लॉट नंबर के घर में रहता है, तो पर्टिकुलर एड्रेस करके मैं भिजवाऊंगा ताकि उसके पास ही पहुंचे वो चीज़। इसलिए अपन यहाँ पे एड्रेस का काम करते हैं यहाँ पे एम्परसेंड ये सिंबल। तो ये नम जो वेरिएबल है ये अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं पे, मेमोरी में जहाँ पे भी ये नम वेरिएबल अवेलेबल है वहाँ पे जाके जो भी अपन वैल्यू देंगे कीबोर्ड से वहाँ पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अपन केवल एक वेरिएबल का देख लेते हैं अभी, इसको भी मैं वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू 1% लगा देता हूँ मैं केवल। अपन ने इनपुट काहे की वैल्यू कराई, नम की, तो नम रहने देता हूँ मैं। ठीक है, तो अपन इसको रन करके देखते हैं होता क्या है। मैं ठीक है रन करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ साथ में क्या होता है। कंपायर कर लेते हैं पहले, कोई एरर तो नहीं है लग के अपन। तो ठीक है, जैसा मैंने कहा था पहला प्रिंटफ, जैसे प्रिंटफ के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ एंटर वैल्यू ऑफ नम, उसके बाद स्कैनएफ स्टेटमेंट पे आएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, ये अपना वेट करेगा जब तक अपन वैल्यू नहीं डालेंगे कोई इंटीजर वैल्यू। और जो भी अपन वैल्यू डालेंगे वो जाके स्टोर होगी इधर इस वाले ये नम के एड्रेस पे जाके स्टोर होगी कि भैया नम का एड्रेस वो है, अपन को वहाँ पे ये वैल्यू पहुँचानी है, तो पर्टिकुलर उधर ही एड्रेस हो जाएगी। जैसे अपन ने डाला 9 डाल दिया, तो ये जो 9 है ये स्टोर हो गई नम पे जाके, नम के एड्रेस पे जाके स्टोर हो गई। तो अब नम की वैल्यू हो चुकी है 9। तो अगले स्टेटमेंट पे अपन को पता चल जाएगा कि अपन ने जो वैल्यू 9 डाली है वो नम की है या किसी और पे गई है, क्योंकि अपन ने अगले स्टेटमेंट में प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ नम, मतलब नम की वैल्यू प्रिंट करेगा अगले स्टेटमेंट में। तो देखिए वैल्यू ऑफ नम बराबर 10, मतलब स्कैनएफ से अपन ने इनपुट दिया, वो इनपुट नम में जाके स्टोर हुआ, फिर अपन ने अगले लाइन में वो वैल्यू प्रिंट कराई, तो वैल्यू प्रिंट हो गई जैसा कि बताया मैंने। यहाँ पे अपन मल्टीपल इनपुट भी ले सकते हैं एक साथ, %d, दूसरा भी ले लेता हूँ एंड num2, दोनों की वैल्यू प्रिंट एंड एंटर वैल्यू ऑफ नम एंड num2 भी ऐड कर देते हैं, वैल्यू ऑफ नम यहाँ पे भी एंड num2 ऐड कर देते हैं। 2%d लगाने पड़ेंगे, अपन को पहले वाला कोड ही लिखना पड़ेगा प्रोग्राम के साथ। तो ये अपन ने इस बार अपन 2 वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, प्रिंटफ की तरह ये उसी सीक्वेंस में डलता है। पहली वैल्यू इस नम जो एंटर करेंगे वो इस नम में जाएगी फर्स्ट नम में, दूसरी वैल्यू जो एंटर करेंगे वो num2 में जाएगी। जैसा मैंने प्रिंटफ में बताया था वैसा इसमें भी चलता है। तो इसको कंपेयर एंड रन करके देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए एंटर वैल्यू ऑफ नम एंड num2 अपन को दिख रहा है, तो अपन वैल्यू पहले जो एंटर करेंगे वो नम में जाएगी। 1 एंटर करा, एंटर दबाया, दूसरी जो वैल्यू अपन एंटर करेंगे वो num2 के अंदर जाएगी। num2 के अपन ने num2 में वैल्यू डाली, अपन ने 2 ही डाल दी। चलो तो देखिए सही सही जगह पर सही वैल्यू गई है, वैल्यू ऑफ नम एंड num2। तो पहले अपन ने नम प्रिंट करा तो नम की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई प्रिंटफ में, फिर num2 प्रिंट करा तो num2 की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। तो ये थे अपने प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज, सिंटैक्स मेन बॉडी निकले, सिंटैक्स ही है मेन बॉडी का। तो मैं जो चीज़ बताता हूँ आपको, मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का। तो पहले इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा, 19 डिक्लेयर करा, और एक सेकेंड लैपटॉप अटक, हाँ ठीक है, इंटीजर में 19 डिक्लेयर करा मैंने और एक फ्लोट लिया मैंने। फ्लोट का नाम क्या रखूँ, ABC रख देते हैं, वेरिएबल का नाम ABC रख दिया मैंने। उसके अंदर अपन ने वैल्यू डेसिमल में डाली 3 4 5 6 7 8 9 2। तो ठीक है, तो अपन इन दोनों की वैल्यू अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट कराने का देखते हैं अभी क्या क्या रिजल्ट आता है, साथ में देखते हैं। तो अपन दोनों की वैल्यू प्रिंट कराते हैं।
सबसे पहले num की वैल्यू प्रिंट कराई तो num इक्वल्स टू, ज़्यादा लिख नहीं रहा, परसेंट डी num, तो यहाँ पे num की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जो फ्लोट अपन ने फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कराते, जो अपन ने फ्लोट डिक्लेयर करा है, फ्लोट का नाम क्या है, ABC, और तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एफ, लिख दिया वो, कोमा ABC, रिटर्न करना है लास्ट में 0, हर बार भूलना मत। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसका आउटपुट अपन देखते हैं एक बार क्या होता है। अरे यार, एक बार सेव करना पड़ेगा, तो क्या सेव करूँ मैं, डाटा टाइप .c, तो कंपाइल हो गया, रन भी हो गया। तो देखो नम की वैल्यू 19 प्रिंट हो गई, फिर उसके जस्ट बाद से ये नया स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, ABC बराबर परसेंट एफ की जगह ABC की वैल्यू आ गई। नहीं, यहाँ पे देखो कि 6 डिजिट ही आई है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फ्लोट तो डबल ही केवल दोनों 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक ही वो डिजिट प्रिंट कर सकते हैं। राउंड ऑफ करके प्रिंट करवा देता है, डबल यूज करते हैं तो उसका प्रिसीजन फ्लोट से 2 गुना होता है, जैसा रितेश ने बताया था। तो ये केवल 6 डिजिट ही प्रिंट करता है, ये बस बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो अपन अब एक सब चीज का ओवरव्यू, सब चीज को मिला के एक प्रोग्राम, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं लॉजिक के साथ। तो क्वेश्चन अपना ये है कि अपन को सर्कल का एरिया निकालना है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं, क्या अप्रोच होगी अपनी। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, stdio.h अपन ने करी, फिर इंट मैन, हमेशा स्पेलिंग लिखता हूँ मैन की, तो इंट मैन आ गया। तो अपन को एरिया निकालना है सर्कल का, तो सर्कल का एरिया तो पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपन को किस चीज़ की ज़रूरत है, रेडियस पता होनी चाहिए। तो अपन एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रेडियस नाम से, इंट रेडियस, एक इंटीजर टाइप का, इंटीजर सॉरी फ्लोट टाइप का कर देते हैं, रेडियस फ्लोट में भी हो सकती है, फ्लोट टाइप का कर देते हैं, इस बार अपन इंट से कर रहे हैं सब चीज़ें। फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं रेडियस नाम से, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं अपन, जिसमें अपन जो एरिया निकल के आएगा उसकी वैल्यू उस वेरिएबल में अपन असाइन कर देंगे। तो उस वेरिएबल का नाम एरिया ही दे देते हैं अपन, एरिया। तो दोनों फ्लोट टाइप के मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, रेडियस और एरिया, इनको अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते थे जैसे बताया था पहले। तो अपन अब यूजर से अपन स्कैन कराते, रेडियस की वैल्यू अपन यूजर से लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते कि भैया आपको जो वैल्यू अपन आप एंटर करोगे वो रेडियस की वैल्यू एंटर करनी है, तो एंटर रेडियस, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर अपन को रेडियस की वैल्यू यूजर से लेनी है, कीबोर्ड से लेनी है, तो उसके लिए अपन को स्कैनएफ का यूज करना पड़ेगा, बताया था आपको स्कैनएफ। और इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स तो याद हो गए होंगे अभी तक आपको, अपन ने इतने सारे प्रोग्राम बना दिए। सिंटैक्स होता है परसेंट डी, नहीं लगाएंगे यहाँ पे, मैं भूल गया था, फ्लोट लिया अपन ने, तो परसेंट एफ, फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एफ। तो इधर बहुत बार गलती होती है जल्दबाजी में, हमसे भी होती है, तो ध्यान रखना। फिर इसका सिंटैक्स है एंड, अपन को किस में वैल्यू स्टोर करानी, रेडियस नाम के वेरिएबल में अपन को वैल्यू स्टोर करानी जो अपन एंटर करेंगे। तो अपन ने यहाँ तक क्या करा, अपन ने एंटर रेडियस डिस्प्ले हुआ, अपन ने रेडियस की वैल्यू ले ली। अब अपन को लॉजिक लिखना है एरिया का, जिससे अपन को एरिया मिले। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो बस वही फॉर्मूला अपन लिख देते हैं, एरिया बराबर पाई की वैल्यू अपन यहाँ पे एस्टिमेट रहते हैं 3.14 ले लेते हैं, और पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ही होता है इसमें, एस्ट्रिक रेडियस, एस्ट्रिक रेडियस। तो ये मेन लॉजिक जो अपना एरिया निकालने का हो गया, वो हो गया ये। तो अपन कुछ भी रेडियस की वैल्यू देंगे, वो ये सब ऑपरेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो एरिया के अंदर
असाइन हो जाएगी इस वाले स्टेटमेंट में। ये मेन लॉजिक है अपने प्रोग्राम का। ठीक है, तो अपन एरिया की वैल्यू प्रिंट करा देंगे एंड में डिस्प्ले पे। तो प्रिंट कराने के लिए अपन लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे अपन लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है तो %f लगाते हैं। ये फ्लोट है, एरिया की वैल्यू प्रिंट करानी है और एरिया फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसलिए अपन ने %f लगाया और लास्ट में लिख दिया एरिया, और लास्ट में रिटर्न कराना नहीं भूलना। तो ये हो गया अपना एरिया का कोड। तो इसको अपन रन करके एक बार देखते हैं, समझते हैं क्या क्या हुआ। इसको सेव करके अपन एरिया सर्कल डॉट सी एक्सटेंशन के साथ, तो सबसे पहले प्रिंट स्टेट, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या होगा। प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, सबसे पहले एंटर रेडियस प्रिंट हुआ, उसके बाद स्कैनफ पे आके रुक गया ये, क्योंकि अपने से ये इनपुट मांग रहे रेडियस में। तो अपन ने इनपुट दिया 2.5 रेडियस, डेसिमल में दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे एंटर मारूंगा तो एंटर मारते एरिया की वैल्यू प्रिंट हुई। कैसे हुई? सबसे पहले उसके बाद ये इस वाली लाइन पे गया था एरिया, एक सेकेंड, मैंने रेडियस इनपुट कराया यहाँ से 2.5, वो रेडियस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। फिर वहाँ पे लॉजिक अपन ने लिखा तो इससे एरिया की वैल्यू कैलकुलेट हो गई उस लाइन पे। फिर लास्ट में प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट चला तो उसमें शो करा दिया एरिया ऑफ सर्कल इज %f की जगह एरिया की जो वैल्यू उस लॉजिक के बाद आई है, असाइन हुई है एरिया के अंदर, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये था अपना सिंपल सा एरिया ऑफ सर्कल निकालने का।